नमस्ते बच्चों, फिजिक्स विजन 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकता अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। बेटा, आपको वैसे फिजिक्स में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, 90 में से कम 10 बच्चे ऐसे होंगे जो जिनको ये थ्योरी है ना पल्ले नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि है ना वो अब तक इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि कुछ थ्योरी ऐसी होती है समझने से ज़्यादा याद करने पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने गैल्वेनोमीटर की थ्योरी पढ़ी है, तो इसमें समझने जैसी चीज़ मतलब इतनी नहीं है। यदि आप डायग्राम बना सकते हो तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन जो उसकी वर्किंग है उसको 2-3 बार यदि हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि वो टॉरिजन में बंधी हुई तो वो घूम सकती है। लैंप स्केल मेथड से हमें क्या करना है, तो थोड़ी सी चीजों को क्या टुकड़ों में याद करने की कोशिश करो। टुकड़ों में कैसे कि जैसे 5 पन्नों का चैप्टर है, जैसे 5 पन्नों की थ्योरी है। अब आप ऐसा करो कि उसको सिर्फ एक एक पन्ने में डिवाइड कर लो कि आज मुझे एक पन्ना पढ़ना है, फिर मुझे एक पन्ना पढ़ना। देखना जितने छोटे छोटे पार्ट्स में, इतने बड़े एम को जितने छोटे छोटे पार्ट्स में आप कर लोगे तो पता है क्या होगा, एक पार्ट को आप करोगे एनर्जी बूस्ट होगी, फिर दूसरे पार्ट को भी आप करने की कोशिश करोगे। ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब यस 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 होता जाएगी ना चीजों के बारे में, तब आपको लगेगा कि बहुत बड़े एम को मैंने बहुत छोटे पे कंप्लीट कर लिया है और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि ये चैप्टर का मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मुझे क्लास के चैप्टर बनाने में मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 11 एंड लेसन नंबर 16, ये 3 इतने बड़े लेसन होते हैं और इतने मतलब कि हाई क्वालिटी के लेसन होते हैं कि इनके अंदर एक तो हम बच्चों को ध्यान भंग नहीं कर सकते। एक एक चीज इतनी कॉन्सेप्चुअल है कि कहीं से भी कुछ भी अंदर से आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन तो बनता है, बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन तो बच्चा साम दाम दंड भेद करके आएगा ही आएगा। उनमें से 4 नंबर का ही, उसमें से 12 नंबर तो हम यहीं पक्के करा देते हैं आपके कि ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बात होती है 3 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि टोटल मैं इनको 15 नंबर की मार्किंग देती हूँ इनको। और मेरे अकॉर्डिंग यदि बच्चे इन तीनों चैप्टर को अच्छे से कर ले तो उसको पास होने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अगर वो पूरी तरीके से पढ़ रहा है तो। ठीक है, तो ये थी बात कि मैंने इस चैप्टर को फिर इतने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा। जैसे कि आपकी क्लासेस भी ली मैंने बहुत छोटे पार्ट्स में कि आज इतना ही पढ़ाना है, फिर न्यूमेरिकल ले लिए, फिर इतना ही टॉपिक पढ़ाना है, फिर न्यूमेरिकल ले लिए। वरना क्या वर्डन जब हम किसी चीज का ले लेते हैं तब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, स्पेशली मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। यदि कोई चीज मेरे सर पे हावी हो रही है तो ये मान लो कि मैं उस चीज में फेल ही होंगी, मैं उस चीज में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकती। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप चाहते हो कि ये चीज आप कर पाओ तो थोड़ा सा उससे अपने दिमाग में रखना, लेकिन इतना हावी मत होने देना कि उसकी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने लग जाए। जब भी कोई चीज दिमाग से ज्यादा हावी होने लगे तो ये मान लो वो आपके लिए जहर का काम करने वाली है। चाहे फिर मामला किसी भी चीज का हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो दिमाग से ऊपर यदि किसी भी चीज को आप हावी कर लोगे तो वो एक दिन आपके लिए नुकसान का काम बनेगी करेगी। अब क्या कहना चाह रही हूँ वो सर लोग, कुछ बच्चे बिल्कुल परसेंटेज 96 चाहिए, 98 चाहिए, सर पे इतना हावी कर लेते हैं उनको भूख प्यास बंद हो जाती है उनकी कि 96 चाहिए। अरे भाई, भूख प्यास बंद करने से पढ़ाई हो जाती। कुछ बच्चे होते हैं चलो अपनी पढ़ाई में भूख प्यास नहीं लग रही है, कोई टेंशन ले रही है, पढ़ नहीं पा रहे, पूरे टाइम ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि नींद और खाना बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। आप चलो 4-5 दिन का शेड्यूल खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर ये नहीं कि नहीं भूख लग रही है और उसको मार रहे हो, तो ये कौन सी तुक वाली बात है, ये तो तुक वाली बात नहीं है। नींद ना आए तो पढ़ना चाहिए, बट पढ़ाई के लिए नींद त्याग दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5-5.5 घंटे की नींद का अधिकार अपनी पढ़ाई को है, वो आप कंप्लीटली दो उसको। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ज्यादा टफ नहीं है, ये है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ जैसे गॉस लॉ हुआ करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे यहां पर ये एम्पियर्स लॉ है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, तो लिखिए इसके अंदर एम्पियर्स लॉ टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड in a closed loop and circuit according to the Ampere's rule, according to the Ampere's law, value of line integral सिंगल इंटीग्रल को हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in vacuum is equal to product of
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट एंड algebraic sum of currents through closed loop। तो देखो ये इस टाइप से बनेगा, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। लाइन इंटीग्रल का मतलब तो समझ ही गए होंगे। ये I पर भैया वो मत लगाओ डायरेक्शन, आई पर मत लगाओ डायरेक्शन, इसमें कहीं पे भी नहीं लगेगा, करंट होती भी नहीं है एक्चुअली में। तो बीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही क्वेश्चन आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा भी गया है कि जो एम्पियर्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है वो बताइए। ठीक है, यहां पैराग्राफ चेंज करके लिखो, म्यू नॉट इज इक्वल टू मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम whenever VDL is equal to line integral of B vector। नोट डाल के लिखो, line integral only depends on initial and final position its value does not depend on the path chosen। कौन से पाथ से हम काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां लिखेंगे वी नो दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर, तो देखो यहां पर क्या हुआ, म्यू नॉट एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू आई। यहां एच क्या है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड। एच क्या है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बी होता है और मैग्नेटाइजेशन फील्ड होता है कैपिटल एच। फिर लिखिए एसआई यूनिट ऑफ एच डी एल क्या होगा बेटा बताओ, एम्पियर ही होगा। अब रीजन, क्योंकि बगल में तो वो सॉरी बराबर के निशान में तो आई है ही ना, तो एम्पियर के इक्वल होगा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोमेंटो फोर्स MMF। अब हम डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long and straight current carrying wire। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long and straight current carrying wire, यही होगा मेरे हिसाब से। तो सीधी सी बात, इतनी लंबी चौड़ी इसने बात कही है, उसका मतलब तो यही है। अब देखो भाई, ये है आई करंट, थ्योरी भी लिखाएंगे। और हमने देखो जैसे कि हम गॉस लॉ में बनाते थे गॉसियन सरफेस, से हम एम्पीरियन सरफेस बनेगी इस टाइप से। ठीक है, अब इनके लिए देखो डिस्टेंस ले ली यहां से आर। मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और टेंजेंट से होके गुजरता है।
ठीक है। और ये जो छोटा सा एरिया आपने लिया है ये dl लेंथ का है। तो लिखो पहले लेट कैपिटल I करंट इज फ्लोइंग, कैपिटल I करंट इज फ्लोइंग इन अ long straight wire, in a long straight wire, point P is situated, point P is situated at small r distance, at small r distance where magnetic field, where magnetic field is to be determined, is to be determined मतलब P पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर हमें निकालना है। is to be determined लिखिए for it a circle of radius small r, a circle of radius small r can be assumed, sorry, can be plot around wire and assume an element of length dl, assume an element of length dl। डायग्राम बनाइए। देखिए अब लिखेंगे फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर आई करंट की टोटल फ्लो हो रही है तो बी वेक्टर को तो हम बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप जानते हो सर्किल की बात कर रहे हैं तो जो है इसकी सरकमफेरेंस ली जाएगी लेंथ के रूप में, क्योंकि हमने इतना सा पार्ट लिया है, पूरा क्या हो जाएगा, पूरी सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो बी वेक्टर कितना हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वैसे तो आपका फॉर्मूला ये सही है, बट फिर भी इसे नॉर्मल वो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, इस टाइप से बन जाता है एक फॉर्मूला आपका। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन फील्ड, मैग्नेटाइजेशन फील्ड क्या होता है, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर। तो बी वेक्टर कितना है ये, यानी लिखोगे म्यू नॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एच वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। यही होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, वो मैग्नेटाइजेशन फील्ड निकाल दिया, दोनों को उतार लीजिए एक बार। एक सेकेंड, मिस्टेक कर दिया मैंने। क्या मिस्टेक करी, म्यू नॉट से म्यू नॉट तो कट चुका था ना, तो ये कितना हुआ आई अपॉन 2 पाई आर। सॉरी फॉर मिस्टेक, आई है आई। ठीक है, आवाज तो ऐसे ही चलने वाली है भाई, क्या कर सकते हैं, अब लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते हम। खुद के कान भी मत बंद कर लेना, वीडियो देखनी है पूरी। ऐसा लगता है बड़ी ही दुविधाओं में बना रही हूं मैं ये क्लासेस, बहुत ही परेशानी में, बट आप लोग समझ सकते हो सारी परेशानियां। नोट कर लिया। अब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो देखो B एक तो I पर डिपेंड कर रहा है और एक जो B है वो 1/r पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो I का B के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, ये लो 1/r का B के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, 1/r का ऐसा बनेगा। लेकिन
आर का कर्व बनेगा इस टाइप से। ध्यान रखना है तीनों, क्योंकि ये तो इसके प्रोपोर्शनल हो गए, डायरेक्ट बन गया, लेकिन आर के तो ये क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है, तो इस टाइप से बनेगा। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट करंट के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। ये था ना इजी, ये तो था इजी ही था, ज्यादा टफ कहाँ था, उनसे तो बढ़िया ही था ये टॉपिक। गैल्वेनोमीटर से तो कुछ तो पल्ले पड़ रहा होगा इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली नहीं सॉरी ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग cylindrical कंडक्टर। लो भाई, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम जो कंडक्टर वगैरह होते हैं सिलेंड्रिकल फेज में होते हैं, तो हम इन तीन कंडीशन में चीजों को निकालते हैं। तो पहले हेडिंग उतार ली हो तो लिखिए फ्रॉम एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड outside at the surface and inside the cylindrical conductor can be determined फर्स्ट देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर निकालना, तो सबसे पहले हम सिलेंडर बनाते हैं। देखो इस टाइप से सिलेंडर है, आउटसाइड द निकालना है, तो एक बड़ा सा गोला आउटसाइड के लिए बना दो, यहां पर कोई पी पॉइंट दे दो, और जो है इसकी डिस्टेंस है वो आपको लेनी है स्मॉल आर। वही सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ये आपने डीएल लेंथ ले ली है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर सबसे पहले suppose there is a cylindrical conductor of capital R radius in which capital I current is flowing, a point P is situated at small r distance where magnetic field is to be determined। ओके, तो फिर अब हम स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम। एक काम और है बेटा, इससे पहले जो हमने डेरिवेशन किया है ना, उसमें हमने क्या किया था, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई तो हमने किया, लेकिन हम एक चीज भूल गए कि जब हम डॉट को खोलते हैं ना, तो बी डी एल कॉस थीटा होता है। हियर थीटा इज इक्वल टू क्या है 0, तो कॉस 0 क्या हो जाता है 1। इस वजह से यहाँ पर जो आंसर है ना बी डी एल रह जाएगा, डॉट नहीं आएगा। तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, वहां पर है ना ये दोनों लाइनें और ऐड कर दो, बस सिर्फ ये 2 लाइनें और ऐड कर दो, ठीक है, कॉस थीटा वाली। अब देखो यहां पर ये डायग्राम बनाओ, कंप्लीटली डायग्राम बना लो। यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, बिल्कुल सेम टू सेम, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। करंट कौन सी वाली फ्लो हो रही है, डीएल कॉस थीटा,
म्यू नॉट आई। फिर यहाँ पे लिखना है हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो गया, बी वेक्टर डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी। ये क्या हुआ, डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप जानते हो ना इसकी, ये कितना होता है डीएल, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बेटा आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला फॉर आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ रहा है ना, नोट कर लीजिए इसको। और साथ में इसके दोनों ग्राफ भी बना लेना। ग्राफ क्या थे, आर के साथ जो ग्राफ बन रहा था वो तो इस टाइप से था, और आई के साथ जो ग्राफ बन रहा है वो इस टाइप से है। आउटसाइड निकला है, अभी हम एट द सरफेस और इनसाइड करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर लिखना है आपको सेकंड हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल कंडक्टर, पूरा कर सकते हो। इसमें क्या होता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो बी सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। थोड़े थोड़े गॉस के एप्लीकेशन से आ रहे हैं ना। 8th लेसन में तो आप मतलब कि मान लो 8th लेसन में 30% पार्ट आप ऐसा पढ़ोगे कि बस मैम पढ़ाओ मत, हम कर लेंगे। उसके अंदर एक्सीएल के डाइपोल वाले, एक्सीएल इक्वेटोरियल वाले सारे डेरिवेशन है, दोनों दोनों बिल्कुल रेगुलर। तो आपको मजा आएगा 8th लेसन में, तो बहुत बहुत तो नहीं लेकिन हाँ मजा आएगा। और इससे छोटा भी है वो थोड़ा, ये नोट कर लो। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये इस टाइप से सुंदर सा डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई इसके लिए, ठीक है। ये है कैपिटल आर रेडियस, लेकिन जो हम बना रहे हैं वो हम बिल्कुल अंदर ही बना रहे हैं, अंदर ही ले लिया हमने पी पॉइंट। तो जो करंट इधर आई फ्लो हो रही थी, अब वो अंदर की साइड जब फ्लो होगी तो आई डैश रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, आई डैश, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, ये हमने कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर करे थे। जब हम पोटेंशियल निकाला था ना तब हमने चेंज करी थी ना चीजों को, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तब भी चीजों को चेंज किया था अंदर जब भरा हुआ था। तो जो हमने मास लिया था और जो चार्ज लिया था वो दोनों अलग अलग लिया था, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जब अंदर की साइड हम निकालते हैं और वो खोखली नहीं होती, तब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आई डैश कितनी होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ये टोटल आई कितने की है, पाई इन पाई आर सरफेस एरिया। करंट कितनी है, आई। तो 1 सरफेस एरिया के लिए हम क्या निकालते हैं, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक एरिया एक यूनिट के लिए ऐसे करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया करंट आई डैश विल बी कितनी होगी बताओ, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ठीक वही बात हो गई। 10 कॉपियों का मूल्य 5 रुपए है, तो 20 कॉपियों का कितना होगा, तो 5/10 करोगे, पहले तो 1 कॉपी का निकालोगे, फिर इंटू 20 करोगे तो 20 का निकलेगा। तो वो आपका आइडियाज निकाल दिया है। अब देखो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ,
फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। डी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। यहाँ क्या हो जाएगा, डी वेक्टर डी एल वेक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू रख दो आई। और कई टीचर आपको ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वैल्यू है ना लास्ट में निकालना सिखाए। मैंने फर्स्ट में निकालना सिखा दिए और आपके टीचर लास्ट में भी निकालना सिखा सकते हैं, क्योंकि बुक में भी लास्ट में दे रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लास्ट में लिख देना, समझने की बात है। ठीक है, पाई से पाई कट गया, cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ क्या बचा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से ये आर कट गया, यहाँ क्या बचा, बी इन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि यहाँ पर देखा जाए, ग्राफ के लिए बात की जाए, तो बी इन जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इस कैपिटल वाली जो फिक्स चीज होती है ना, फिक्स चीज, उनसे तो कभी ग्राफ बनता ही नहीं है। जो वेरिएबल होते हैं ना, जो चेंज हो सकता है, जैसे ये चेंज हो सकते हैं बाहर अंदर सतह पर, इस टाइप से रेडियस तो फिक्स होती है। तो इसके बीच में देखो ग्राफ इनके लिए चेंज हो गया, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर इनके लिए ग्राफ चेंज हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, जबकि वहां कर्व बन रहा था। फटाफट से इसको नोट कर लो। एकदम ये आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा एम्पियर्स रूल ही खत्म हो गया है। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर, उसको हम देख लेते हैं, करना तो आपको ही है। एग्जाम्पल नंबर है 7.19। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻⁻⁵ टेस्ला। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। आई निकालना है, तो भाई सबसे पहले तो बी इज इक्वल टू होता क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही होता है। म्यू नॉट कितना है, 4 पाई टू 10⁻⁻⁷। आई कितनी है, निकालनी है, 2 पाई को पाई रहने दो। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, चेंज कर लो। और b कितना है, 10⁻⁻⁵। तो देखो पाई से पाई कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, यहाँ बचा क्या, 10⁻⁻⁵ इंटू, इनको सॉल्व करो, 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻⁷ इज इक्वल टू आई। इसे वापस सॉल्व करोगे तो ये तो होगी 10⁻⁻�6 इंटू, इसको ऊपर लेके जाओ 10⁻⁷ अपॉन 2, 10/2 5 एम्पियर। लो भाई 5 एम्पियर इसका आंसर आ गया है। हो गया ना, एम्पियर रूल पूरा खत्म हो चुका है। अब फटाफट से आप अपने क्वेश्चन आंसरों पे आओ। जो एम्पियर रूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनका हम आपको बता रहे हैं। एक साथ कराने में मजा नहीं आता है, जितना हम आपको अलग अलग करके सिखा रहे हैं ना, उससे कम से कम आपको ये चीजें पता चल रही है कि हाँ कुछ क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। देखो वेरी शॉर्ट के तो भी हम सॉरी ये मल्टीपल चॉइस को तो अभी टच ही नहीं कर रहे हम, मल्टीपल चॉइस तो हम बाद में कर लेंगे। वेरी शॉर्ट में अगर देखा जाए तो अब देखो आपका ये हो गया 11th, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स रूल। ठीक है, बस ये हो गया इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद यदि शॉर्ट में बात की जाए तो शॉर्ट से तो ये रहा, व्हाट इज सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलेशन यही बताना जो मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10th भी हो रहा है आपका। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स रूल वाला ये कंप्लीट है।
न्यूमेरिकल्स की यदि बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स में क्या हो सकते हैं क्या? जी नहीं, न्यूमेरिकल्स में आप हाथ पैर मत मारो, अभी दो तीन न्यूमेरिकल बच रहे हैं, इनको हम खुद कराएंगे। नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए, या फिर अगर हो सका तो अपनी नेक्स्ट क्लास को भी इसमें ज्वाइन मैं कर दूंगी, देखा जाएगा वो। जब तक के लिए आप पढ़िए।